Hello my dear friends, welcome to Genuc Education. Today we will going to discuss about the chapter Profit and Loss. हमने लास्ट क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट को सीखा था. हमने ये समझा था कि कैसे उन कॉन्सेप्ट्स को हम यूज कर सकते हैं और अल्टीमेटली ये देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस कोई नया चैप्टर नहीं है, कोई अलग नहीं है. इट इज बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेजेस. जो आपने परसेंटेजेस में टूल सीखे हैं उन्हीं टूल्स का एक एप्लीकेशन है. तो चलिए हम और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में और समझते हैं कि कैसे हम अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस को इन अ सिंपलर मैनर. तो देखिए क्वेश्चन कहता है, despite giving a discount of 11.11% on the mark price, okay, on the markup price, profit obtained is equals to 14.28. What percent is the mark price over cost price? Okay, तो क्वेश्चन को समझते हैं, पहले लैंग्वेज को समझते हैं क्वेश्चन की. क्वेश्चन सेज कि डिस्पाइट गिविंग अ डिस्काउंट, मतलब एक डिस्काउंट देने के बावजूद भी. कितना डिस्काउंट दिया? तो डिस्काउंट कितना है, देखिए हमने डिस्काउंट दिया 11.11% का. So, despite giving a discount of 11.11% on the markup price, अब ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि डिस्काउंट दिया जा रहा है तो वो तो मार्क प्राइस पे ही दिया जाएगा. सो यहाँ पर ये जो टर्म लिखा हुआ है ये कोई अलग मीनिंग नहीं क्रिएट कर रहा है. इट सिंपली मीन्स कि हमने डिस्काउंट दिया किस पे? मार्क प्राइस पे. ओके, और प्राइस प्रॉफिट ऑब्टेन्ड. ओके, इसका मतलब यहां पर किस बारे में बात कर रहा है ये? प्रॉफिट ऑब्टेन्ड, कि प्रॉफिट कितना मिला. आपने डिस्काउंट दिया 11.11% का, उसके बावजूद भी प्रॉफिट कितना हुआ? 14.28%. ओके, सो व्हाट परसेंट मार्क प्राइस, ओके, व्हाट परसेंट इज मार्क प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस. मतलब हमें ये रिलेशन बताना है. देखिए कि मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कितनी ज्यादा रखी गई होगी ताकि 11.11 डिस्काउंट देने के बाद भी मुझे प्रॉफिट हो जाए 14.28%. ओके, तो इस लॉजिक को समझिए. हमें रिलेशन किसके बीच में निकालना है? हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच में, ताकि हम ये पता कर पाए कि मार्क प्राइस कितना प्रतिशत ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से. ओके, अब कैसे इसको हम समझेंगे, देखिए बिल्कुल ध्यान से देखते हैं. यहां पे लिखा हुआ है डिस्काउंट, तो उसने डिस्काउंट दिया 11.11% का. अब अगर डिस्काउंट 11.11% का आपको गिवन है तो हमने सीखा था कि डिस्काउंट हमें किस चीज का रेशियो देता है? डिस्काउंट परसेंटेज जो होता है, परसेंटेज डिस्काउंट जो होता है, इट गिव्स द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस टू सेलिंग प्राइस. की मार्क प्राइस एक वैल्यू है, उसमें कुछ परसेंटेज, उसमें कुछ अमाउंट कम करने पर हमें सेलिंग प्राइस मिल जाता है. तो यहां पर we can see 11.11% का डिस्काउंट है which is equivalent to 1/9. सो इसका मतलब मार्क प्राइस टू सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना बन गया? 9 रुपए में 1 रुपए कम हो जाएगा. वही कॉन्सेप्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में लगेगा जो परसेंटेज में सीखा था. सो 9:8. तो आपके पास मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया 9:8. दूसरा आपको क्या दिया है? प्रॉफिट. अब जरा याद कीजिए, परसेंटेज प्रॉफिट हमें किस टर्म्स के बीच में रेशियो देता है? परसेंटेज प्रॉफिट हमें अल्टीमेटली रेशियो देता है बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस. ओके, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में. नाउ यहां पर 14.28% का प्रॉफिट है विच इज इक्वल्स टू 1/7. हमने डिस्कस किया था इस चीज को परसेंटेज प्रोपोर्शन में. सो 1/7 14.28% हो गया. नाउ इफ यू टॉक अबाउट रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस, तो वो रेशियो क्या हो जाएगा? देखिए ये प्रॉफिट है, यहां पर ये इंक्रीज हो रहा है, यहां पर ये डिक्रीज हो रहा था. इसको हम माइनस लगा देते हैं ताकि डिक्रीज शो कर दें और यहाँ पे प्लस लगा देते हैं ताकि इंक्रीज शो करे. तो जैसा यहाँ पे 9 में 1 कम किया था, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? 7 में 1 इंक्रीज कर देंगे. तो हमारा कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया 7:8. ओके, सो यू कैन सी सीपी और एसपी का रेशियो आ गया 7:8 और मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया 9:8. ओके, नाउ अब हमें रिलेशन किसके बीच में चाहिए? कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच में, क्योंकि मुझे परसेंटेज मोर, ओके, परसेंटेज इंक्रीज ऐसा कहा जाए, हाउ मच परसेंटेज ग्रेटर दिस मार्क प्राइस इज कंपेयर टू द कॉस्ट प्राइस. अल्टीमेटली मुझे ये डिटरमाइन करना है. सो वी कैन सी यहां पर सेलिंग प्राइस कितना है. देखिए इस रेशियो को देखिए ध्यान से. इन दिस रेशियो यू विल फाइंड द सेलिंग प्राइस एज 8. ओके, और इस रेशियो में भी सेलिंग प्राइस 8 ही है. तो मतलब हमें कोई करने के, हमें इन दोनों रेशियोज को नॉर्मलाइज करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड है. ओके, और ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड है, इसीलिए डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो बन जाएगा 7:9. ओके, तो कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का रेशियो कितना बन गया? 7:9. अब देखिए मार्क प्राइस कितना ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से? 2 रुपीज. ओके, 2 रुपए ज्यादा है, और कितने पे ज्यादा है? 7 पे. तो 2/7 × 100. So this will be the
परसेंटेज, ओके, ये क्या पूछता है क्वेश्चन में, व्हाट इज द परसेंट markup, okay, or what is the percent mark, what percent is the mark price over cost price. So we can see कि mark price is this much percent more or this much percent over the cost price, कि cost price से बढ़ा के कितना लगाया हमने mark price को, इतना परसेंट से। ऐसा क्यों करा, ताकि इतने परसेंट से बढ़ाने के बाद अगर हम इतना डिस्काउंट दे देते हैं तो हमें इतना प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए लॉजिक कैसा है, बिल्कुल इंटरलिंक्ड है चीजें। तो शॉपकीपर ने क्या सोचा, शॉपकीपर ने सोचा कि हाँ मुझे इतना डिस्काउंट तो देना ही पड़ रहा है, ओके, लेकिन मुझे प्रॉफिट भी इतना चाहिए, तो मैं मार्क प्राइस को कितना लगाऊं। तो देखिए जस्ट रिलेशन इमेजिन कीजिए कि कितना ज्यादा एक नेटवर्क जैसा बन गया कि 3 टर्म्स है, मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, उन तीनों में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है सच दैट हमारे जो डिजायर्ड वैल्यूज हैं वो अचीव हो जाए। ओके, ये बिल्कुल एक व्हाट वी कैन से कैलकुलेशन जैसा ही है, नॉर्मल कंप्यूटेशन जो हम करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं उसको इतना डिस्काउंट देना था, वो मजबूर था, लेकिन उसको प्रॉफिट भी इतना चाहिए था। ओके, तो उसने अपने आप डिसाइड कर लिया कि मार्क प्राइस कितनी ज्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस। सो दिस हाउ यू कैन अप्लाई द लॉजिक्स। ओके, सो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसे नोट करिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट चीटिंग। ओके, हाउ चीटिंग इज डन। ओके, हाउ, एक हमने कॉन्सेप्ट सीखा एडल्ट्रेशन की, मिलावट कर दिया उसमें। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है चीटिंग का, कि जब कोई शॉपकीपर चीटिंग करता है। फॉर एग्जांपल आप लेट सपोज ग्रेन्स लेने गए, ओके, लेट सपोज गेहूं लेने गए, और उसने क्या करा, जो शॉपकीपर था उसने जो तराजू होता है, जो बैलेंस होता है, उसके नीचे एक मैग्नेट चिपका दिया। ओके, तो उससे क्या होगा, वेट जो है वो तराजू का वो एक तरफ ज्यादा हो जाएगा। तो जब उसमें वो ग्रेन्स डालेगा, लेट सपोज 1 किलो ग्रेन्स आपने खरीदना है, लेकिन उसने 200 ग्राम्स का नीचे मैग्नेट चिपका दिया, इट मीन्स अब आप जो ग्रेन खरीदेंगे वो सिर्फ 800 ग्राम ही मिलेगा। और उसका रीजन क्या होगा, उसका रीजन ये होगा कि जो बैलेंस है, जिस तरफ ग्रेन्स को फिल किया जा रहा है, उस तरफ ऑलरेडी 200 ग्राम्स है। तो वो 200 ग्राम्स होने की वजह से उसमें जो वेट आ पाएगा वो सिर्फ 800 ग्राम्स ही आ पाएगा। ओके, सो इस तरह के फॉल्स वेट्स को यूज कर करके, फॉल्स स्केल्स को यूज कर करके जो चीटिंग किया जाता है, उस तरह के कॉन्सेप्ट को भी हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। अ पर्सन यूजेस, ओके, ध्यान से बिल्कुल रीड करिएगा। अ पर्सन यूजेस 1.2 मीटर स्केल विच रीड्स 1 मीटर while purchasing the cloth and uses 80 centimeter scale which also reads 1 meter while selling it. He sells at the cost price, okay, he sells at the cost price and gives a discount of 10%. So find his gain or loss percent. Now see the question is very interesting. Question क्या बोलता है कि एक पर्सन है, जस्ट इमेजिन कीजिएगा एक ट्रेडर है, what that trader is doing, जब वो सामान खरीदता है, ओके, लेट्स सपोज वो क्लोथ खरीद रहा है, ओके, तो वो क्लोथ खरीदते समय क्या करता है, वो यूज करता है एक 1.2 मीटर का स्केल, 1.2 मीटर का स्केल, ओके, और 1.2 मीटर का जो स्केल है वो रीड कितना करता है, 1 मीटर, ओके, तो वो रीड कितना कर रहा है, 1 मीटर। और जब वो सेल करता है, वाइल परचेसिंग द क्लॉथ, उसने करा एंड यूजेस 80 सेंटीमीटर स्केल, 80 सेंटीमीटर्स, सो 80 सेंटीमीटर का स्केल यूज करता है, विच ऑल्सो रीड्स 1 मीटर। ओके, तो वो भी क्या करता है, वो रीड करता है 1 मीटर। तो जरा कॉन्सेप्ट को समझिए ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल वो ट्रेडर क्या कर रहा है, जब वो कपड़े खरीदने जा रहा है, जब वो खुद के लिए कपड़ा खरीद रहा है, जब वो सेल करने के लिए कपड़ा खरीद रहा है, एट दैट टाइम ही इज यूजिंग अ लेंदी स्केल, ओके, अ लॉन्गर स्केल, ओके, फॉर मेजरिंग अ शॉर्टर वैल्यू। ओके, एक लंबे स्केल को यूज कर रहा है एक छोटे डिस्टेंस को, एक छोटी लेंथ को नापने के लिए। और जब वो बेच रहा है किसी कस्टमर को, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही इज यूजिंग अ शॉर्टर स्केल टू मेजर अ लॉन्गर लेंथ। ओके, छोटा स्केल यूज कर रहा है लंबी चीज को मेजर करने के लिए। ओके, कैसे, मतलब अगर वो एक शॉपकीपर, वो जो ट्रेडर है, वो किसी लेट सपोज होलसेलर के पास जाता है और होलसेलर से कपड़ा खरीदता है, तो होलसेलर को वो क्या बोलेगा, मुझे 1 मीटर कपड़ा चाहिए, लेकिन वो अपना स्केल यूज करता है और अपने स्केल से नापता है तो 1.2 मीटर कपड़ा मिल जाता है उसको। ओके, लेकिन जो होलसेलर है उसको क्या दिखता है कि स्केल पे रीडिंग कितनी है, 1 मीटर। मतलब एक तरह से क्या कर रहा है, चूना लगा रहा है। ओके, एक तरह से 20 सेंटीमीटर का चूना यहाँ पे लगा रहा है खरीदते समय। ओके, सो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर का चूना लगाया। उसके बाद जब वो कस्टमर को बेच रहा है तो कस्टमर को क्या बोलता है, फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर उसके पास आया और उसको बोला कि मुझे 1 मीटर क्लॉथ चाहिए, तो उसने क्या करा, अपनी 80 सेंटीमीटर की स्केल निकाली जो कि 1 मीटर रीड कर रही है। ओके, जो कि फॉल्स है, बिल्कुल 1 मीटर रीड कर रही है, और उससे नाप के उसको दिखा दिया कि देखिए 1 मीटर।
तो कस्टमर को क्या लगा कि मैंने खरीदा 1 मीटर है, बट एक्चुअल में जब उसको मेजर करा जाएगा तो इट विल ओनली बी 80 सेंटीमीटर। मतलब ये क्या कर रहा है, ये कस्टमर को भी चूना लगा रहा है। तो ये दो तरफ से चूना लगा रहा है। देखिए कितना ज्यादा शार्प पर्सन है कि यहां पर जब मैं खरीद रहा था, मतलब मैं नहीं, जो भी पर्सन है, तो जो खरीद रहा था वो उस समय 20 मीटर एक्स्ट्रा खरीद रहा था, और जब सेल कर रहा है तो 20 मीटर 20 मीटर कम सेल कर रहा है। तो यहां से भी 20 मीटर चुरा रहा है, यहां से भी 20 मीटर चुरा रहा है। तो इस तरह से क्या कर रहा है, वो चोरी कर रहा है पूरी तरह से, 20 मीटर यहां से 20 मीटर यहां से। उसके बाद क्या बोलता है वो, उसके बाद बोलता है कि ही सेल्स एट द कॉस्ट प्राइस। मतलब वो क्या करता है, अगर फॉर एग्जाम्पल उसने कपड़ा खरीदा 100 रुपए मीटर के हिसाब से, 100 रुपीज पर मीटर के हिसाब से अगर वो कपड़ा खरीदता है, तो उसने क्या करा, जिस कीमत पे होलसेलर से कपड़ा खरीदा था वह 100 रुपीज पर मीटर पे बेवकूफ बना के, ओके, जो चीटिंग करके वही प्राइस कस्टमर को दिखा दी। कस्टमर को बोला कि देखिए मैं आपको उसी 100 रुपीज में ही बेच रहा हूं, मैंने खुद 100 रुपीज पर मीटर से कपड़ा खरीदा है, तो मैं आपको भी 100 रुपीज पर मीटर में बेच रहा हूं। तो उसने जो चीटिंग करा वो कहां पे करा, वो उसने प्राइस में नहीं करा, वो उसने क्वांटिटी में चीटिंग कर लिया। ओके, व्हाट ही डज इज, ऐसा नहीं करा उसने कि उसने 100 रुपए में खरीदा और कस्टमर को बोला मैंने 200 में खरीदा है और मैं आपको 200 में दूंगा, ऐसा नहीं करा। उसने बोला मैंने तो 100 में ही खरीदा है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैंने तो खरीदा 100 में ही है और मैं आपको 100 में ही दूंगा, प्लस साथ में मैं आपको 10% का डिस्काउंट भी दे दूंगा। देखिए कितना ज्यादा शार्प पर्सन है कि आपको कस्टमर को क्या बोलता है कि मैं आपको वही रेट में कपड़ा दूंगा जिसमें मैंने खरीदा, लेकिन साथ में उसी रेट पर मैं 10% डिस्काउंट भी दे दूंगा। मतलब क्या पूरी तरह से लॉस में जाना चाहता है? ऑब्वियसली नॉट। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, सिंपल सा लॉजिक ये है कि क्वांटिटी जो है, जो क्वांटिटी है इस क्लॉथ की, वो क्वांटिटी मेजर रोल प्ले कर रही है प्रॉफिट और लॉस में। जो रुपीज में अमाउंट दिया है, ओके, रुपीज में अमाउंट है, वो इतना ज्यादा मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस में और सेलिंग प्राइस में कोई डिफरेंस ही नहीं है, बल्कि सेलिंग प्राइस तो नीचे है, कम है। तो एक तरह से हमें ये लगेगा कि अगर वो 10% डिस्काउंट दे रहा है, 100 रुपए की चीज को 90 रुपए में बेच रहा है 10% के साथ, तो उसका तो मतलब लॉस होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ओके, लॉस इतनी आसानी से नहीं होता, बिकॉज यहां पर वो चीटिंग कहां कर रहा है, क्लॉथ में, क्वांटिटी में कर रहा है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, इसको प्रॉपरली समझिएगा। तो हम क्या करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो क्लॉथ है उसकी कीमत है ₹100 पर मीटर। ओके, मतलब 1 मीटर कपड़े की, 100 सेंटीमीटर कपड़े की कीमत है 100 रुपए, मतलब पर सेंटीमीटर कीमत हो गई ₹1। नाउ अब जब वो कपड़ा खरीदता है तो क्या करता है, जरा सोचिए, when at the time of buying the cloth he wants 1 meter cloth, okay, let's say he wants 1 meter cloth। तो उसने क्या करा, कपड़ा खरीदा 1 मीटर, लेकिन क्या एक्चुअली 1 मीटर खरीदा था? नहीं, उसने तो खरीदा था 120 सेंटीमीटर्स। ओके, मतलब 1.2 मीटर्स, 120 सेंटीमीटर्स खरीद लिया उसने। लेकिन ये 120 सेंटीमीटर क्या उसको 120 रुपीज का पड़ा? नहीं, ये उसको पड़ा 100 रुपए का, क्योंकि उसने चीटिंग किया था। ओके, यहां पर तो हम ये अभी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं कि जब कपड़ा खरीदा जा रहा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कपड़े खरीदते समय क्या सिचुएशन बन रही होगी। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर उसने 100 रुपए दिए, ओके, जिस भी होलसेलर से कपड़ा खरीद रहा है उसको 100 रुपए दिए और 1 मीटर बोल के 120 सेंटीमीटर कपड़ा ले आया। अब क्या हुआ, अब उसके पास कस्टमर आया और कस्टमर बोला मुझे कपड़ा दे दो। तो उसने क्या बोला कस्टमर को कि मैं आपको कॉस्ट प्राइस में कपड़ा दे दूंगा। ओके, मैं आपसे ज्यादा चार्ज नहीं करूंगा, मैं कॉस्ट प्राइस में कपड़ा दे दूंगा। तो अपन डिस्काउंट क्या करते हैं, आखिरी में अप्लाई कर देंगे। ओके, अब देखिए 100 रुपए के हिसाब से कस्टमर से भी उसने क्या करा, वही 100 रुपीज पर मीटर के हिसाब से पैसा चार्ज किया। ओके, और कस्टमर को दिया कितना, 1 मीटर, लेकिन बोला 1 मीटर, क्या एक्चुअली 1 मीटर दिया? नहीं, कस्टमर को तो उसने सिर्फ 80 सेंटीमीटर कपड़ा ही दिया। ओके, क्योंकि उसने क्या करा, 80 सेंटीमीटर की स्केल यूज करी, जो कि 1 मीटर रीड करती है। तो अब देखिए यहाँ पे जब उसने, अब देखिए हमने ये तो चीज समझ ली अच्छे से कि हाँ 100 रुपीज पर मीटर के हिसाब से उसने कपड़ा खरीदा और 100 रुपीज पर मीटर के हिसाब से ही कपड़ा बेचा विदाउट गिविंग एनी डिस्काउंट। बट जो कपड़े की क्वांटिटी है वो 100 रुपए में उसने खरीदते समय 120 मीटर खरीदी थी और बेचते समय 100 रुपए में उसने सिर्फ 80 सेंटीमीटर ही बेची। ओके, 120 सेंटीमीटर खरीदी थी और 80 सेंटीमीटर उसने सेल करी। अब देखिए यहाँ पर 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के इस पॉइंट के आगे। या तो आप पर सेंटीमीटर की कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए। कैसे? पर सेंटीमीटर की कॉस्ट प्राइस 100 रुपए
पर मीटर से खरीदा, मतलब उसने 100 रुपए दे के 120 सेंटीमीटर कपड़ा लिया, तो पर सेंटीमीटर की जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है, ओके, ये कौन सी है, ये तो वर्चुअल है, ये जो है वो हमें दिख रही है कि ऐसा हुआ, लेकिन उसने अंदर ही अंदर क्या करा, चीटिंग करा, तो वो चीटिंग की वजह से उसकी जो कॉस्ट है यहाँ पे वो 100 रुपए पर मीटर नहीं रह गई, वो कितनी हो गई, ₹100/120 पर सेंटीमीटर, ओके, ₹100/120 पर सेंटीमीटर, मतलब 100 रुपए देके 120 सेंटीमीटर का कपड़ा खरीदा। दूसरा सिनेरियो क्या था, जब वो सेल कर रहा है तो वी कैन सी कि 100 रुपीज ले रहा है कस्टमर से और 80 सेंटीमीटर ही दे रहा है, इसका मतलब यहां पर कॉस्ट हो जानी चाहिए ₹100/80 पर सेंटीमीटर, ओके। तो ये हो गई सेलिंग प्राइस, ये हो गई कॉस्ट प्राइस। अब हम क्या कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गई, इसके हिसाब से हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज वन मेथड, बट ये अगेन आप देख सकते हैं फ्रैक्शनल वैल्यूज है, यहाँ पे काफी ज्यादा फ्रैक्शंस है, तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं यहाँ पे कि फ्रैक्शंस हट जाएं। कैसे हट जाएं, देखिए हम क्या करते हैं, जो पूरा का पूरा कपड़ा उसने खरीदा है, उस पूरे के पूरे कपड़े को बेचने के लिए वो कितना पैसा लेगा, ओके। हम कैलकुलेट ये करना चाहते हैं कि जो पूरा कपड़ा उसने खरीदा है, खरीदा कितना है, 120 सेंटीमीटर्स, ओके। तो ये पूरे 120 सेंटीमीटर्स को सेल करने के लिए वो कितना पैसा लेगा कस्टमर से। अब देखिए 80 सेंटीमीटर के लिए वो कितना ले रहा है, 100 रुपए ले रहा है, अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे, ओके। और अभी बचा कितना है उसके पास, 120 सेंटीमीटर अगर खरीदा था तो 80 सेंटीमीटर ये दिया, तो बचा हुआ 40 सेंटीमीटर्स, ओके, 40 सेंटीमीटर्स रिमेनिंग कपड़ा वो कितने में बेचेगा। अगर 80 रुपए में 100 रुपए में 80 सेंटीमीटर कपड़ा देता है, तो 40 सेंटीमीटर कपड़ा डेफिनेटली वो देगा ₹50 में, ओके। तो हमने क्या करा है यहाँ पे, हमने ये कैलकुलेट करने की कोशिश करी कि जो पूरा का पूरा कपड़ा उसने खरीदा था, अगर पूरे के पूरे कपड़े को सेल करता है तो कितना चार्ज करेगा। सो वी कैन सी कि टोटल वो चार्ज कर रहा है, यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे, ₹150, मतलब वो कस्टमर से इस 120 सेंटीमीटर कपड़े के लिए, ओके, ध्यान से समझ लीजिएगा इस पॉइंट को कि हमने क्या करा है यहाँ पे, पर सेंटीमीटर पर मीटर की कॉस्ट नहीं बढ़ाई है, हमने तो सिर्फ ये देखा है कि क्वांटिटी में उसने किस तरह से गेम प्ले किया है। उसने 120 सेंटीमीटर कपड़े के लिए दिए 100 रुपए थे और कस्टमर से पैसा ले रहा है 120 सेंटीमीटर के लिए 150 रुपए, ओके। और फिर क्या बोलता है, मैं 10% डिस्काउंट भी देता हूं, तो ठीक है हम डिस्काउंट भी लगा देते हैं इसके ऊपर, तो इसके ऊपर डिस्काउंट लगा देंगे 10% का, सो -10%, तो ये आ जाएगा ₹135, मतलब 100 रुपए की चीज को वो बेचता है 135 रुपए में। बताइए प्रॉफिट कितना हुआ, जरा बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा कि गेन आएगा, जरा कैलकुलेट करके देखिए। दिस विल बी योर कॉस्ट प्राइस एंड दिस विल बी योर फाइनल सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, ओके। ये 150 रुपए तो मार्क प्राइस हो गई और उसके ऊपर उसने डिस्काउंट दे दिया था, इसलिए नई सेलिंग प्राइस जो फाइनल सेलिंग प्राइस आ गई वो आ गई 135 रुपए, ओके। सो यू कैन कैलकुलेट द परसेंटेज प्रॉफिट। ऑब्वियसली बात है, हमें दिखता है 100 रुपए की चीज 135 में बेचेगा तो प्रॉफिट तो होगा ही होगा, ओके। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कितना शार्प माइंडेड वो ट्रेडर होगा जिसने इस तरह का लॉजिक लगाया कि खरीदते समय ऐसा चीटिंग करूंगा, बेचते समय ऐसा चीटिंग करूंगा और फिर 10% डिस्काउंट भी दिखा दूंगा। सो व्हाट वी कैन सी हियर कि प्रॉफिट लॉस में जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको एक परसेंटेज की वैल्यू दे देंगे और उसके ऊपर एक मतलब डायरेक्टली कुछ कैलकुलेशन करना होगा, आपको लॉजिक बहुत अच्छे से लगाना सीखना होगा, ओके। तो लॉजिक लगाते हुए आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इजीली कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, अच्छा खासा क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने का मेथड ये भी है, लेकिन इससे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन ज्यादा होगा, इसमें कैलकुलेशन हमारा कम हो गया। देखिए हमें विदाउट एनी कैलकुलेटर हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पे। अब इस तरह की बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं प्रॉफिट लॉस में, बहुत सारी हैं, बट ऑब्वियसली बात है दिस इज अ क्रैश कोर्स, इसमें समय की कमी है, तो बहुत सारी ट्रिक्स तो हम यहाँ पे नहीं डिस्कस कर सकते, उसको हम फुल कोर्स में डिस्कस कर लेंगे। सो अभी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है उन्हें हम यहाँ पे समझ लेते हैं। सो यू कैन नोट दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन बॉट पेन्स, ओके, अ मैन बॉट पेन्स at 3 for a rupee. How many pens, okay, how many for a rupee must he sell to gain 50%? तो देखिए क्वेश्चन बोलता है a man bought 3 pens, okay, a man bought pens at 3 for a rupee. तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये इसका क्या मतलब हुआ, 3 for a rupee का मतलब 1 रुपए के 3। उसने किस रेट से खरीदा, ₹1 खर्च करे और 3 पेन खरीद लिए, ओके। व्हाट ही डिड इज ही स्पेंट 1 रुपी
एंड बॉट 3 पेन्स। दिस इज द कंसेप्ट, पहला लाइन। दूसरा लाइन क्या बोलता है, हाउ मेनी फॉर अ रुपी। ओके, हाउ मेनी फॉर अ रुपी मतलब 1 रुपए में वो कितने पेन सेल करे, सो दैट ही मस्ट गेन अ प्रॉफिट ऑफ 50%। ओके, इसका मतलब कि अगर मैंने 1 रुपए में 3 के हिसाब से पेन खरीदे हैं तो इन पेन को मैं किस कीमत में बेचूं कि मुझे 50% का मुनाफा हो। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, मुझे यहाँ पे ये नहीं निकालना कि सेलिंग प्राइस कितनी है। सेलिंग प्राइस तो उसने बोल दी कि हम 1 रुपए में बेचना चाह रहे हैं। ओके, तो 1 रुपए में कितने पेन बेचेंगे। अब आप ये सोचिए कि मैंने 1 रुपए में खरीदे तो 3 पेन, जब मैं सेल करने जाऊंगा, ओके, तो अगर मैं 1 रुपए में 3 ही पेन बेच दूंगा तो क्या मुझे कुछ मुनाफा होगा? नहीं होगा, मुझे घाटा ही हो जाएगा, मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। अगर मैं 1 रुपए में 4 पेन बेच दूंगा तो क्या होगा, तो मुझे घाटा होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वांटिटी में बढ़ाते जा रहा हूं और कीमत नहीं बढ़ा रहा। ओके, तो मुझे घाटा हो रहा है। लेकिन अगर मैं 1 रुपए में 3 से कम पेन बेचूंगा, ओके, तो ऑब्वियसली बात है मुझे मुनाफा होगा। क्यों? बिकॉज पर पेन की जो कॉस्ट है वो घट जाएगी और पर पेन की जो सेलिंग प्राइस है वो बढ़ जाएगी। ओके, तो इस लॉजिक को जरा समझिएगा। हम अगेन यहाँ पे क्वांटिटी में प्ले करने वाले हैं। ओके, क्वांटिटी में कैसे, देखिए, उसने 1 रुपए खर्च करे और 3 पेन लेके आया। अब जरा इमेजिन कीजिए अगर ये तीनों पेन को वो सेल करना चाहे, मतलब इस पूरे 1 रुपए के सामान को वो सेल करना चाहे, तो क्या होगा, इस 1 रुपए के पेन को, मतलब 1 रुपए के सामान को वो 50% प्रॉफिट कमाना चाहता है, इसमें 50% प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो सेल करने के लिए उसकी प्राइस क्या होगी, उसकी प्राइस हो जाएगी ₹1.5। ओके, ₹1.5 सेल करते समय। और 1.5 में पेन कितने बेचेगा, देखिए क्वांटिटी हमने अभी चेंज नहीं करी, हमने क्या करा, प्राइस इंक्रीज कर दिया 50% से। मतलब ऐसा इमेजिन कीजिए कि ये एक पैकेट है, एक पेन का पैकेट है। ओके, वो पेन का पैकेट आपने 1 रुपए में खरीद लिया, अब आप उसको 50% प्रॉफिट में सेल करना चाह रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है आप 1.5 रुपए में बेचोगे। तो इस पैकेट में पेन कितने, 3, क्योंकि आपने पैकेट नहीं खोला, आपने क्या करा, सिर्फ प्राइस को इंक्रीज कर दिया। ओके, तो अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है तो 2 तरीके हो सकते हैं, या तो मैं प्राइस इंक्रीज कर दूंगा या फिर मैं क्वांटिटी डिक्रीज कर दूंगा। तो यहां पर हमने क्या करा, हमने क्वांटिटी को डिक्रीज नहीं करा, हमने सीधा सीधा प्राइस को इंक्रीज कर दिया, तो 1.5 रुपये हो गई। अब आप सोचिए 1.5 रुपए में अगर 3 पेन जा रहे हैं तो पर पेन की कीमत कितनी हुई, पर पेन सेलिंग प्राइस, तो पर पेन सेलिंग प्राइस हो गई ₹0.50। ओके, ₹0.50 मतलब 50 पैसे हर एक पेन के लिए ले रहा हूं, क्योंकि 1.5 रुपए में 3 पेन सेल कर रहा हूं, तो 50 पैसे एक पेन की कीमत हो गई। ओके, सेलिंग प्राइस हो गई। अब क्वेश्चन उसने ये नहीं पूछा कि आप इन तीनों पेन को कितने में बेचोगे, क्वेश्चन में क्या पूछ लिया उसने कि आप 1 रुपए में कितने पेन सेल कर सकते हो। ओके, व्हेन यू आर सेलिंग द पेन, हाउ मेनी पेन यू कैन सेल इन ₹1। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे अगर 1.5 रुपए में 3 पेन है और एक पेन की कीमत 50 पैसे है, तो हाउ मेनी पेन फॉर 1 रुपी। ओके, 1 रुपए के लिए कितने पेन बेच सकते हैं, तो 50 पैसे के 2 पेन हो जाएंगे, सो इट इज इक्वल्स टू 2। मतलब मैं 50 पैसे में 2 पेन, सॉरी 1 रुपए में 2 पेन सेल करूंगा। ओके, तो मुझे 50% का मुनाफा हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से हुआ, पहली चीज खरीदा 1 रुपए में 3 के हिसाब से, ओके, और सेल किस हिसाब से किया, 1 रुपए में 2 के हिसाब से। तो हमने क्या करा, हमने प्राइस इंक्रीज नहीं करी, मतलब मेरे पास 1 रुपए का सिक्का था, मैंने ये पैकेट खरीद लिया पेन का। ओके, और कस्टमर को भी मैंने क्या करा, इस पैकेट में से एक पेन निकाल दिया, तो 2 पेन बचे और 2 पेन 1 रुपए में बेच दिए, तो मुझे मुनाफा कितना हो गया, 50% का। तो यहां पर थोड़ा सा एक कंसेप्ट चेंज हो जाता है कि आप सिर्फ प्राइस में ना प्ले करें, आप क्वांटिटी में भी प्ले कर सकते हैं। ओके, लेकिन हाँ, अप्रोच क्या रही, हमने प्राइस को इंक्रीज करा और उस हिसाब से हमने क्वांटिटी को डिक्रीज कर दिया। सो इस तरह का क्वेश्चन यहां पर ये सॉल्व हो सकता है। ओके, सो यू कैन नोट दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ मैन सेल्स 2 फ्लैट्स एट द रेट ऑफ ₹1.995 lakh each. On one he gains 5% and on another he loses 5%. His gain or loss percent in the whole transaction is, okay, so question क्या है कि एक person, एक man 2 flats sell करता है, okay, at the rate of 1.995 each, okay, 1.995 lakhs each. एक फ्लैट पे उसको 5% का मुनाफा होता है और दूसरे फ्लैट पे उसको 5% का घाटा होता है।
तो हमें ये बताना है कि ओवरऑल उसने प्रॉफिट कमाया या फिर लॉस कमाया या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में रहा। अब देखिए सबसे पहला सवाल मन में आता है, अच्छा 1.995 लाख प्राइस है तो इसको 5% बढ़ा देंगे तो एक प्राइस आ गई, और 5% घटा देंगे तो दूसरी प्राइस आ गई, तो जितना मुनाफा हुआ उतना ही घाटा भी हो गया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। बट ये कंसेप्ट पूरी तरह से गलत है। रीजन ये है कि यहां पर लिखा क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अ मैन सेल्स, ओके, एक मैन ने क्या करा, सेल करा 2 फ्लैट्स एट द रेट ऑफ रुपीज 1.995। मतलब ये 1.995 आपका कॉस्ट प्राइस नहीं है, दिस इज बेसिकली योर सेलिंग प्राइस। मतलब इस कीमत में तो मैं फ्लैट को बेच रहा हूं, ओके, ये मेरा फाइनल सेलिंग प्राइस है। खरीदा कितने में वो नहीं पता, वो अभी नहीं हमको मालूम, हमें सिर्फ इस स्टेटमेंट से ही पता चलता है कि 1.995 लाख इज बेसिकली योर सेलिंग प्राइस। तो ये देखिए सोचने का तरीका है क्वेश्चन में कि आपको बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है कि ये लिखा हुआ है सेल, और ये सेल किसके लिए लिखा हुआ है, इसके लिए, तो इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1.995। तो हम लिखते हैं फ्लैट 1, ओके, फ्लैट 1 की सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, ओके, इट इज 1.995 लैक्स, ओके, 1.995 ले लीजिए, 1.995 लैक्स ले लीजिए, परसेंटेज प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं आएगा, ओके। सेकेंड फ्लैट की सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, इसको हम बोल देते हैं SP1, इसको बोल देते हैं SP2, ये हो गई 1.995। मतलब सेलिंग प्राइस दोनों की कांस्टेंट है, दोनों की सेम है। अब दूसरी चीज, अगर हम बात करें पहले फ्लैट पे उसको क्या हुआ, 5% का गेन हुआ, ओके, दिस इज 5% गेन। सो 5% का गेन अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो परसेंटेज प्रॉफिट इज 5%, और दूसरे फ्लैट पे क्या हुआ, उसको लॉस हुआ 5% का, ओके। तो 5% का लॉस यहाँ पे दिखते हैं, तो परसेंटेज लॉस इज इक्वल्स टू 5%। अब जरा ये इमेजिन करिए कि कौन से फ्लैट की कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी, ओके। जरा सोचिए कौन से फ्लैट की कॉस्ट प्राइस यहाँ पे ज्यादा होनी चाहिए फॉर मेकिंग दिस कंडीशन ट्रू। तो वी कैन क्लियरली सी कि जिस फ्लैट में, मतलब दोनों की देखिए सेलिंग प्राइस तो सेम ही है, ओके, जिस फ्लैट में लॉस हो रहा है, ओके, उसकी सेलिंग कॉस्ट प्राइस डेफिनेटली ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसकी कुछ कॉस्ट प्राइस होगी, उसको जब 5% कम किया जाएगा तब सेलिंग प्राइस आ रही है। लेकिन यहां पे कुछ कॉस्ट प्राइस होगी, उसको 5% बढ़ाने पर ये सेलिंग प्राइस आ रही है। तो देखिए वैल्यू तो दोनों सेम आ रही है, लेकिन यहां पर कहां से आ रहा है, यहाँ डिक्रीज होकर आ रही है, और यहाँ पे इंक्रीज होकर आ रही है क्योंकि प्रॉफिट लगाया जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है जो कॉस्ट प्राइस 1 है वो छोटी होगी कॉस्ट प्राइस 2 से। ये तो बात हमें क्लियर होती है। CP1 इज लेस देन CP2। ये वाला फ्लैट महंगा है, ये वाला फ्लैट सस्ता है, क्योंकि इस पे लॉस हुआ, तो लॉस होने के बाद ये प्राइस आई। यहाँ पर प्रॉफिट हुआ और ये प्रॉफिट होने के बाद ये प्राइस आई, ओके। तो अब हम कैसे निकालें इसका ओवरऑल जो प्रॉफिट है या लॉस है वो कैसे निकालें हम, तो कैसे निकालेंगे, देखिए हमें सेलिंग प्राइस तो पता है कि हाँ इतने इतने में बेचा, तो मैं टोटल सेलिंग प्राइस SP टोटल तो डायरेक्टली निकाल सकता हूँ SP1 और SP2 को ऐड करके, ओके, सेलिंग प्राइस 1 सेलिंग प्राइस 2 को ऐड करके। लेकिन कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए 5% का प्रॉफिट है तो 5% फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/20। तो इसका मतलब मुझे कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस का रेशियो यहाँ पे कितना मिलता है, देखिए 20 रुपए पे 5% का प्रॉफिट हुआ तो 20 रुपए पे 1 रुपए का इंक्रीज हुआ, मतलब 20 का ये हो गया 21, ओके। सो यहाँ पर CP और SP का रेशियो है 20:21। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए 5% का लॉस हुआ, 5% अगेन होता है 1/20, तो 1/20 के हिसाब से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो हो गया 20 रुपए में 1 रुपए कम, क्योंकि 20 रुपए 1 रुपए कम, 20 रुपए में 1 रुपए कम यहाँ पे, तो ये हो गया 20/19, ओके। मतलब अगर मेरा फ्लैट 20 रुपए का होता तो 5% प्रॉफिट में मैं 21 रुपए में बेचता, लेकिन अभी मैं सेल कितने में कर रहा हूं, अभी मैं सेल कर रहा हूं इसको 1.995 में, ओके, 1.995 में। आप चाहिए तो इसको 1995 ले लीजिए, कोई समस्या नहीं है, ओके, बिकॉज यहाँ पे लैक्स का वैल्यू है, और अगर लैक्स का वैल्यू नहीं भी होता, करोड़ का होता, थाउजेंड्स का होता, मिलियंस बिलियंस कुछ भी होता, ट्रिलियंस होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली हमें सिर्फ परसेंटेज कैलकुलेट करना है, हमें गेन का परसेंट निकालना है।
एंड द एम इज टू कैलकुलेट द परसेंटेज विच इज जस्ट अ रिलेटिव वैल्यू। उसमें एब्सोल्यूट जैसा कुछ भी नहीं है, वो तो एक रिलेटिव वैल्यू है। ओके जैसा हमने सीखा था 50% गेन हुआ तो रेशियो 2:3 रहेगा, सिर्फ रेशियो 2:3 रहेगा। अब वो 20 रुपए 30 रुपए हो या 200 रुपए 300 रुपए हो या 2000 3000 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके तो ये आप इस तरह से क्वेश्चन में देख सकते हैं ताकि आपके कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई किया जा सके। तो यहां पर ये निकालिएगा जरा कितना टाइम्स आता है ये वैल्यू। ओके तो जितना भी टाइम्स आता है उतने ही टाइम्स आप कॉस्ट प्राइस को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके सो विल गेट द कॉस्ट प्राइस। सिमिलरली यहां पर इसको हम कंपेयर कर देंगे 1.995 से। ओके 1.995 तो यहां से भी कुछ एक टर्म निकलेगा जिससे जितना टाइम्स ये इंक्रीज हो रही है कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, और जो वैल्यू यहाँ पे आएगी उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आपको कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो इसको हम बोल देते हैं CP1 SP1 CP2 SP2। अब दोनों की कॉस्ट प्राइस आ गई, इसका मतलब मैं टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूं CP टोटल। तो CP1 और CP2 को ऐड करके अब देखिए अब बचा क्या, अब तो मेरे पास टोटल कॉस्ट प्राइस भी आ गई, टोटल सेलिंग प्राइस भी आ गई। तो नाउ आई कैन कैलकुलेट द परसेंटेज प्रॉफिट। ओके सो जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आती है CP2, क्या आती है CP1, और ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना दिखता है, क्या प्रॉफिट होता है क्या लॉस होता है, और अगर होता है तो न्यूमेरिकली कितना वैल्यू होता है। ओके सो यू कैन नोट दिस क्वेश्चन।